बीजेपी कैसे मंजूर होगा शिवसेना को बिना मुख्यमंत्री पद? क्या उद्धव ठाकरे फिर भी महाविकास आघाड़ी के साथ बने रहेंगे या आप लोगों की शर्त होगी कि सीएम चेहरा तो वही रहेगा? और अगर यह शर्त पूरी नहीं होती तो फिर रास्ता किस ओर जा सकता है? आशा जी नमस्ते। आपको और आपके सभी पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी में 3 शीर्ष नेतृत्व काम कर रहे हैं। एक का नाम है श्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी। तीनों ही नेताओं में आपस में जबरदस्त समन्वय है। जो भी बात होती है, विचार विमर्श होता है, वो बहुत ही प्रेम मोहब्बत से बैठकर हम लोग कर लेते हैं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अगर कोई और नेता, चाहे कांग्रेस का हो, शिवसेना का हो और राष्ट्रवादी का हो, अगर वो अपने नेताओं के बारे में कुछ अच्छा सोचता है, बात करता है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये लोकतंत्र में, राजनीतिक सामाजिक जीवन में सभी का अधिकार है वो अपने नेताओं के बारे में सोचे। लेकिन जिस प्रकार महाविकास आघाड़ी ने 2019 से 22 के बीच में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में काम की हुई है, कोरोना के एक संकट के समय में एक अच्छा नेतृत्व दिया है, लोगों ने उसको पसंद किया है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी उद्धव ठाकरे जी के नाम पर समय समय पर सहमति बनाता है और आदरणीय शरद पवार साहब की भी सहमति होती है। तो जब सही समय आएगा तो आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का जो चेहरा है वही मुख्यमंत्री के लिए आएगा। अगर ऐसे हालात बनते हैं, देखिए अभी तो 13 सीटें मिली लोकसभा में, एक्सेप्ट होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी यूबीटी ग्रुप को? कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को दिक्कत, मैंने पहले ही कह दिया ना कि शीर्ष नेतृत्व को कोई दिक्कत है ही नहीं, तीनों ही पार्टी के नेताओं को। रही बात, अभी कोई कह रहा था कि विश्वजीत कदम, ठीक है वो एक एमएलए हैं, मंत्री रह चुके, उनकी इच्छा होगी कांग्रेस का सीएम बने, ऐसे राष्ट्रवादी की किसी नेता की इच्छा होगी कि राष्ट्रवादी। लेकिन आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के काम को दोनों ही शीर्ष नेताओं ने नजदीक से देखा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि सहमति बन जाएगी। आपसे ये ज्यादा सीटें आई, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एक सेकेंड, आपसे अगर ज्यादा सीटें आई लोकसभा में, जिस प्रकार का अभी रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है उसी प्रकार की स्थिति रही, कांग्रेस ज्यादा सीटें ले गई, तो फिर तब तो आपको मानना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपको दूसरी साइड से ऑफर आ जाता है, तब ऑर्गेनिक, आपको याद होगा कि आप जो है ना, मतलब एक ऑर्गेनिक अलायंस है बीजेपी के, ये तो प्रधानमंत्री के शब्द हैं, अगर वहां से ऑफर आता है तब? देखिए, पहले तो कम सीटों और ज्यादा सीटों का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अगर महाविकास आघाड़ी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने जा रही है या लड़ रही है तो एक सामूहिक जीत होती है। ये कोई नहीं कह सकता कि हमारी 4 ज्यादा आ गई तो मुख्यमंत्री हम बनेंगे। पहले ही तय हो जाएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चेहरा कौन होगा। जब ये पहले ही तय हो जाए तब ज्यादा सीटें और कम सीटों का कोई सवाल नहीं उठता। रही दूसरी बात, आपने विकल्प की बात की। जिस पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारी चलती सरकार को गिराया और एक प्रकार से संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानती है, अहंकारी प्रवृत्ति दिखाती है, तो ऐसी पार्टी के साथ हम क्या, कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। तो सवाल ही नहीं उठता है महायुति का कभी कोई हिस्सा हम बनेंगे। हम पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी में है और मजबूत है। सिर्फ ये बात कहूंगा कि जो महाराष्ट्र है, इसमें रीजन वाइज अगर हम बात करें तो चाहे विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, मुंबई हो, ये हर रीजन में भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा में करारी हार मिली है, असफलता मिली है। उसको देखते हुए हमें पूरा विश्वास लग रहा है कि जिस प्रकार मराठा आंदोलन चल रहा है, ओबीसी आंदोलन चल रहा है, ये संविधान और लोकतंत्र करने में बड़ी आसानी होगी। आशा जी, ये संविधान और लोकतंत्र खतरे में, इसके क्या मायने है, जरा ये मायना समझाइए आज यहाँ पैनल पर बैठकर। कैसे संविधान और लोकतंत्र लगातार आप लोग खतरे में कहते हैं, ऐसा क्या हो रहा है? हाँ, बताता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर 2024 के लोकसभा से पहले कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं विपक्ष मुक्त भारत देखना चाहता हूं।
मेरी इच्छा है कि जब 2024 के नतीजे आएंगे तो विपक्ष के नेता दर्शक दीर्घा में बैठकर इस सदन की कार्रवाई देखें। यह है संविधान और लोकतंत्र के प्रति बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि जिस प्रकार लोकतंत्र और संविधान में सरकार को महत्व दिया गया है, उतना ही महत्व विपक्ष को भी दिया गया है। विपक्षी नेताओं, विपक्षी पार्टियों को जानबूझकर ईडी और सीबीआई जब सुबह 7 बजे पकड़ने जाती है, यह है संविधान और लोकतंत्र पे खतरा। जब चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूसा जाता है और उनको परेशान किया जाता है, उनकी दवाई समय पे उन्हें नहीं दी जाती, यह है संविधान और लोकतंत्र पे खतरा। और जिस प्रकार पार्टियों को तोड़ा जाता है और असली नकली का फैसला चुनाव आयोग और एक चुने हुए जो स्पीकर होते हैं, जिनकी बड़ी एक मर्यादा होती है, जब वो कह देते हैं कि यह पार्टी असली और यह नकली है, यह है संविधान और लोकतंत्र पे खतरा। तो अच्छा, एक सेकंड, क्या मानती है? एक सेकंड, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने भी करके गिनवा देश की राजनीति बड़ी खूबसूरत रही है। अनुप्रिया जी, ये संविधान और लोकतंत्र पर खतरा क्या आपको नहीं दिखाई देता? समन्वय लोगों ने देखा है। आनंद जी, ठीक है, ये आपके साथ यही बयान, यही बातें अनुप्रिया जी आपकी पार्टी भी किया करती थी। अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया आपको, अब आपको संविधान ना खतरे में नजर आता है, ना लोकतंत्र खतरे में नजर आता है आनंद दुबे जी की तरह। देखिए पूजा जी, सॉरी आशा जी, मुझे याद है कि हम भी एनडीए के साथी दल से अलग होते हैं और हम विपक्ष के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ में अभियान में, और इंडिया अलायंस जो कह रही है इसकी मुख्य भूमिका में हम रहते हैं। जो ईडी सीबीआई का कहानी है, समझने की जरूरत है कि जब आप भ्रष्टाचारी हैं तब आपके पास आएगा, यह नहीं है कि जब भाजपा से आप अलग होंगे तब आपके पास आएगा। हम भी अलग हुए, हमारे दरवाजे पर ईडी सीबीआई नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपको समझना होगा, जितने भी पार्टी जिनके ईडी सीबीआई आते हैं, वहां पे क्रोनोलॉजी यह है कि वो पारिवारिक पार्टी है और परिवार को समृद्ध करने के साथ में परिवार की संपत्ति को भी समृद्ध करने का प्रयास करती है। तो आपकी जो नीति होती है, जो क्षेत्र की राजनीति, आप क्षेत्रीय दल जरूर कहते हैं अपने आप को, लेकिन क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं होता है आपके लिए, अपना परिवार महत्वपूर्ण होता है, परिवार की संपत्ति महत्वपूर्ण होती है। तो आप भ्रष्टाचार करते हैं और आपके जब हाथ रंगे होते हैं, ईडी सीबीआई आपके यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ ईडी सीबीआई तो नहीं आया। ठीक है, संविधान को आप बार बार ये कहती हैं कि संविधान खतरे में। मैं राधिका आ रही हूं आपके पास। पहले कंचना जी, भावना जी और नीलम मिश्रा, आप तीनों पर ही एक ही आरोप अगर चस्पा किया जाए तो बिल्कुल बनता है। कंचना जी, आपसे शुरुआत। अभी भी डर है क्या? प्रधानमंत्री का बयान, बीच चुनाव आया था, गिरफ्तार होंगे उसके बाद, तेजस्वी यादव को अभी भी डर है? और सुन ही रहे हैं आप अनुप्रिया जी को? नहीं, मैंने अनुप्रिया जी का सुना और बहुत अच्छे से सुना। वो अपना पैटर्न बता दी कि हमारे यहाँ तो नहीं आता ईडी सीबीआई, लेकिन आप हमारा पैटर्न भी देख लीजिए। हम जब आपके साथ आते हैं तब आता है हमारे यहाँ ईडी और सीबीआई। हम 2015 में आपके साथ आए, लड़े, ईडी सीबीआई आई, आप डर के मारे छोड़कर हमें भाग गए। फिर 2022 में आप हमारे साथ आए, फिर से ईडी सीबीआई हमारे पास आई, आप डर के मारे हमें छोड़कर भाग गए। लालू जी जेल में पहले गए थे, कंचना जी साथ ही नहीं दे सकते आप, तो इधर लालू जी हमारे साथ तब जेल नहीं गए थे। अनुप्रिया जी सुन लीजिए, लालू जी जेल गए थे, आपको पता है कब? आप उस समय सरकार में थे, तभी आप जेल चले गए थे। सुन लीजिए अनुप्रिया जी, आप लोग की स्क्रिप्ट बहुत मैं बस याद दिला रही हूँ कि भ्रष्टाचार से आपका रिश्ता नाता बहुत पुराना है। इनको थोड़ा सा चुप कराइए आशा जी। ठीक है अनुप्रिया जी, सुनिए। जी जल्दी, कंचना पूरा कीजिए जल्दी। कि सबसे पहले नीतीश जी 1989 में मांगे थे, क्योंकि बिहार तब भी पिछड़ा था। अरे बिहार तब भी पिछड़ा था तो 1990 में आए लालू जी ना, तब आप 1990 के बाद लालू जी पर क्यों ठिकरा फोड़ते हो? फिर ये बोला करो ना कि 90 के पहले बिहार जो है गरीब था। तो कहे लालू जी पर दोष कहा कि कांग्रेस की सरकार थी जिसके साथ आप गलबैया करते नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया जी, आपने लूटा, कांग्रेस ने लूटा, आपने लूटा और बिहार को आपने खोखला बना के छोड़ दिया। 20 साल से आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि खोखले बिहार को जीवित कर दो। 20 साल से सत्ता में बैठे हो, लेकिन आपके पास जीवित हो गई है बिहार। इतना नहीं कर सकते कि आपको नहीं पता है, आप शायद कंचना जी बिहार में रहती नहीं है, दिल्ली से आप बिहार देख रही है। बिहार में रह के देखिए बिहार कितना बदला है। इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं अनुप्रिया, बिहार के बारे में। अनुप्रिया, इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं। पटना में पली बड़ी हूँ, मैंने देखा है पटना बदलता, पटना मैंने देखा है। आज पटना किसी दिल्ली से कम नहीं है, किसी बैंगलोर से कम नहीं है। आप नहीं कह सकते, कम से कम नहीं कह सकते। नहीं, मैं तो पैनलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो निष्पक्ष होकर के यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मैं एक बिहारी होने के नाते खैर इस पर मोहर जरूर लगा सकती हूँ कि आपकी बातों में वो दम नहीं है। आप बिहार को लेकर के ये नहीं कह सकते कि दिल्ली से बदल गया है बिहार। बहरहाल जल्दी से कंचना जी, नीलम जी, इसी पर, क्योंकि आप लोगों पर भी आरोप था सीधा, जहां परिवारवाद वहां ईडी सीबीआई। पहले कंचना जी। नहीं, माफ कीजिए, कंचना जी नहीं,
हाँ ठीक है। पहले भावना जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि एक दिन प्रधानमंत्री भाषण में कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, इरिगेशन स्कैम है और नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी है। अगले दिन उन्हीं को पार्टी में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ऐसे ही प्रफुल्ल पटेल जी के सारे सीबीआई के केसेस क्लोज कर दिए जाते हैं। जब तक वो विपक्ष में है तब तक वो घोटालेबाज है, तब तक वो करप्शन है। जैसे ही वो बीजेपी के साथ मिल जाते हैं वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ सफाई हो जाती है और बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। तो ये तो इनकी दोगली राजनीति है और दोगलापन इनका पूरे देश ने देखा। इसीलिए जो ये रिजल्ट आया कि विपक्ष के नेताओं को किस तरीके से इन्होंने टारगेट किया, इसी से देश की जनता ने माना कि संविधान खतरे में है और इसीलिए मजबूत विपक्ष इस बार देश की जनता ने इस देश को देने का काम किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव में सब लोगों ने देखा 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ का वादा करके गए, पर 1 रुपए का स्पेशल स्टेटस और बिहार को कुछ मिला नहीं। मेरी उम्मीद है कि जो झूठे वादे करने वाली मोदी सरकार है, अब क्योंकि उनको गठबंधन में सरकार चलानी पड़ रही है, इसलिए उम्मीद है बिहार की जनता को कुछ न कुछ ये दिला पाएंगे अगर इनकी नीयत सी। ठीक है नीलम जी, जेल से निकलने के बाद, ठीक है नीलम जी, जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन भी यही संविधान हाथ में लेकर घूमने वाले हैं क्या? देखिए, संविधान तो हमारे पूरे देशवासियों के हाथ में है। अभी आप देख रही है ना, नीट का एग्जाम में स्टूडेंट लोग के साथ क्या हाल है। राधिकारी, संसद भवन में नीट पे जो पर्चा लीक हुआ उस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो संविधान तो ये सबके हाथ में है, क्योंकि हम लोग सब असुरक्षित हैं, पूरे देश के लोग असुरक्षित हैं। हम झारखंड की बात कर रहे हैं क्योंकि आप चुनाव पे चर्चा आज कर रही हैं, 2024 का चुनाव, इसलिए मैं झारखंड पे सीमित होकर के हम बात करती हूँ। देखिए, झारखंड का इतिहास अलग है। मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि झारखंड अलग राज्य हुआ, तब से यहाँ पे एनडीए की सरकार रही और पूरा झारखंड को लूटा इन लोगों ने। झारखंड की संसाधनों को लूट करके पूरा खोखला बनाया, कोयला सहित तमाम प्राकृतिक संसाधन को यहाँ से लूटा गया। और आपको यकीन नहीं होगा कि लोग इतने त्रस्त थे कि 2019 के चुनाव में रघुवर दास की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम झारखंड के लोगों ने किया। अब पुरानी बातों को आधार बनाकर, आप वही पुरानी बातों को आधार बनाकर चुनाव में जाएंगे। जब आपातकाल का मुद्दा उठाया जाता है तो पुरानी बातें आ जाती हैं कि पुरानी बातों को आप उठा, अभी भी पुरानी बात, तो ये तो ऐसा लगता है कि आप मुद्दाहीन हैं। आशा जी, मैं अभी तत्कालीन आपने अपनी सरकार में क्या किया? आप उसके बूते चुनाव लड़ेंगे या पुरानी बातें याद दिलाएंगे? जी बिल्कुल, 2019 से 2024 तक की बात अगर मैं कहूं तो यहाँ पे चुनाव लड़ने का जो मुद्दा है, एक तो हम लोग सत्ता में हैं, दूसरी जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी को साजिश के तहत अरेस्ट किया गया और जिस तरह से कानून का सहारा लिया गया और जिस प्रकार से न्यायालय से उनके बारे में जो टिप्पणी की गई वो अपने आप में काफी है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि झारखंड के प्रति जो सौतेला व्यवहार है केंद्र की सरकार का, देखिए 27% ओबीसी आरक्षण की मांग हम लोगों ने की, विधानसभा से पारित किया गया, आयदा राजभवन में रोक दिया जाता है और नहीं तो फिर वापस कर दिया जाता है। वहीं पे शरणा धर्म कोड को रोक दिया गया, वहीं पे 1932 की खतियान पे आधारित जो स्थानीय नीति थी उसको राजभवन में रोक दिया जाता है, दिल्ली में चर्चा तक नहीं होने दी जाती है। आखिर क्या कारण है कि शरणा धर्म कोड को राधिका, आरक्षण पर एक क्लियर स्टैंड बीजेपी का क्यों नहीं है? जातीय जनगणना को लेकर क्या आप चाहते हैं कि जातीय सर्वे होना चाहिए? नीलम जी, मेरे पास वक्त कम होगा इसलिए मुझे अभय जी को भी, आनंद जी को भी समय देना है थोड़ा सा, 30 सेकंड। राधिका पहले, नीलम जी आपका पॉइंट आ गया। केंद्र सरकार देश को लगातार जातियों में, धर्म में बांटने का जिस तरीके का षड्यंत्र कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने किया, उसको जवाब मिल गया और उनको सत्ता नहीं मिली। बिहार हो या झारखंड हो, उनका प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं था, तो वहां पे भी लोकसभा में इनको जवाब मिल गया। यहाँ पे लगातार बात हो रही है कि हम संविधान लेकर चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये भी जितनी हिस्सेदारी, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राधिका, संक्षेप में जवाब दीजिए। देखिए, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, मैं उस पर भी आऊंगी। यहाँ पे लगातार जो बात हो रही है संविधान को लेके, तो यहाँ पे जो आरजेडी की प्रवक्ता बैठी है उनको तो ज्यादा, मुझसे ज्यादा पता होगा कि उनकी तो पार्टी की जो शीर्ष नेता है मीसा जी का नाम ही इमरजेंसी के वक्त लगा रखा गया था, मीसा उसके ऊपर।
तो वो तो जीता जागता तोड़कर वो लगातार बाकी है। सभा में एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से, और ये उन्हीं के साथ है जिनके वजह से नाम मीसा जी का मीसा रखा लालू प्रसाद यादव जी ने, और उन्हीं के साथ जिन्होंने इमरजेंसी लगाई आज उनके साथ है, और फिर ये लहरा रहे हैं। आपको क्या संविधान समस्या की है? हंसने की आपको बात क्या है। समस्या मेरे है? पास वक्त नहीं है, आपको क्या इसीलिए मैं प्रॉब्लम आनंद जी है? आपके पास आ नहीं पा रही हूँ और मैं आगे और चर्चा बढ़ा नहीं पाऊंगी आनंद जी, लेकिन मैंने पहले ही इसीलिए आपको कह दिया था आज महिलाएं हैं तो थोड़ा सुनिएगा, आपको थोड़ा वक्त कम दिया इसलिए भी आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए News 24।